नमस्कार। मेरा नाम भाऊ तोरसेकर। आप देख रहे प्रतिपक्ष। दोस्तों, आप प्रतिपक्ष के साथ यही वीडियो प्रतिवाद या अलग चैनल पर भी देख सकते हो, क्योंकि 15 अगस्त के बाद मेरे वीडियो प्रतिपक्ष में हिंदी में नहीं रहेंगे, सिर्फ प्रतिवाद पर रहेंगे। इसलिए आज ये बन रहा वीडियो दोनों जगह पब्लिश होगा, लेकिन 15 अगस्त के बाद सिर्फ प्रतिवाद पर भाऊ तौर से करके हिंदी वीडियो आप देख सकते हो। कुछ पुराने वीडियो मैंने पिछले एक महीने में थोड़े थोड़े कर कर प्रतिवाद पर डाले हैं, क्योंकि उसमें कंटिन्यूटी होनी चाहिए। अगर आपको कोई दुविधा हुई तो माफ करना। दोस्तों, अभी मैं आज के विषय की ओर मुड़ता हूं। अचानक से महाराष्ट्र के राजनीति में बहुत नफरत का बवाल खड़ा हो गया। जो उद्धव ठाकरे 5 10 साल पहले, 9 साल पहले सत्ता में जाने के लिए देवेंद्र फडणवीस के पिछलकू हुए थे, क्योंकि 2014 में शिवसेना बीजेपी अलग अलग लड़ी थी और महाराष्ट्र की विधानसभा और राजनीति में बीजेपी एक नंबर की पार्टी बनी थी और आज तक वो एक नंबर की पार्टी बनी हुई है। फिर पिछले लोकसभा चुनाव में कांग्रेस सबसे बड़ी पार्टी बन गई, वरना 2014 2019 दोनों लोकसभा और विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने सबसे ज्यादा सीटें महाराष्ट्र में जीतकर दिखाई थी। चुनाव लोकसभा का हो या विधानसभा का हो, चुनाव गठबंधन बनाकर लड़े हो या गठबंधन तोड़कर लड़े हो, बीजेपी ही सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी थी। हाँ, कल परसों जो 2 3 महीने पहले लोकसभा का चुनाव हो गया, 18वीं लोकसभा का 2024 का, उसमें बीजेपी 9 सीटों पर सिमट गई और कांग्रेस 13 सीटें जीतकर सबसे बड़ी पार्टी हो गई। लेकिन 2014 में इकट्ठे चुनाव लड़ने के बाद विधानसभा का चुनाव 6 साल में आ गया, तो बीजेपी ने ज्यादा सीटों पर दावा किया और झगड़ा शुरू हो गया। तो बीजेपी ने शिवसेना के साथ अपना जो गठबंधन था, युति थी, वो तोड़ दी और पूरी की पूरी सीटें एक साथ लड़ी, अकेले के दम पर लड़ी थी। शिवसेना उद्धव ठाकरे को भी अकेले दम पर लड़ना पड़ा था। कांग्रेस और एनसीपी वो भी अपने दम पर लड़े थे, लेकिन बीजेपी 123 विधानसभा सीटें जीतकर सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी। 2019 में भी विधानसभा साथ साथ लड़ते हुए बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी बनी। शिवसेना चारों चुनाव में 2 नंबर की पार्टी बनी थी, लेकिन 2019 के चुनाव के बाद उद्धव ठाकरे को इतना लालच आ गया था कि वो मुख्यमंत्री बनने के लिए लोगों ने जिनको नकारा था, वो एनसीपी और कांग्रेस के साथ जाकर नया गठबंधन बनाकर मुख्यमंत्री बन गए थे। और लालच यही उद्धव ठाकरे की पहचान है। उद्धव ठाकरे को मराठी माणूस, मराठी अस्मिता इससे कोई मतलब नहीं। ये बिल्कुल लालची इंसान है। इसलिए जहां कोई फायदा होगा वहां मुंडी झुकाकर भी चले जाएंगे। आपको याद होगा, तो 2014 में चुनाव के नतीजे आए तो बीजेपी के पास पूर्ण बहुमत नहीं था। शरद पवार ने चालाकी की और नतीजे पूरे भी नहीं हुए तो पहले ही बीजेपी को आउटसाइड सपोर्ट घोषित किया था कि सबसे बड़ी पार्टी अगर बीजेपी बन रही है तो मध्यावधि चुनाव ना हो, इसके लिए एनसीपी बीजेपी को सपोर्ट करेगी, बाहर से सपोर्ट करेगी। तो बीजेपी ने अल्पमत होते हुए भी देवेंद्र फडणवीस के नेतृत्व में महाराष्ट्र की सरकार बनाई थी, अल्पमत की सरकार बनाई थी। लेकिन जब सरकार बनी तो शरद पवार का असली चेहरा और असली मकसद सामने आ गया। देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री बने, लेकिन उनके पास बहुमत तो नहीं था।
और अगर सरकार चलानी है तो आपके पीछे हुकुम का बहुमत चाहिए, पक्का बहुमत चाहिए। और वो बहुमत होने के लिए हमेशा एनसीपी आपके सपोर्ट में खड़ी नहीं रहेगी, इसकी घोषणा शरद पवार ने कर दी थी। शरद पवार ने कुछ महीनों में ये घोषणा कर दी कि हमने सरकार बनाने के लिए सपोर्ट किया है बीजेपी को, चलाने के लिए सपोर्ट नहीं किया है। मतलब साफ था, अगर विधानसभा में बहुमत का बाबला खड़ा हो जाता है और दाव पेच उल्टे पड़ जाते हैं तो देवेंद्र फडणवीस की सरकार एनसीपी बचाएगी नहीं। तो बात साफ हो गई, बहुमत कहीं से जुटाना जरूरी था और देवेंद्र फडणवीस को उद्धव ठाकरे को साथ लेना पड़ा। उद्धव ठाकरे भी साथ जाने के लिए उत्सुक ही थे, क्योंकि वो लालची है। जितनी उनकी संख्या थी, जितनी उनकी ताकत थी, उतने भी अच्छे मंत्री पद या संख्या में मंत्री पद शिवसेना को नहीं दिए गए। फिर भी उद्धव ठाकरे ने समझौता कर लिया, सत्ता में समाविष्ट हो गए, भागीदार हो गए, हिस्सेदार हो गए, क्योंकि उनको सत्ता की लालच थी। सत्ता की लालच थी। लेकिन मुख्यमंत्री बनने के बाद वो अच्छी सरकार भी चला सकते थे। ठीक है, हम बोल सकते हैं कि इन्होंने बीजेपी के पीठ में छुरा भोंका, मतदारों से मतदाताओं से दगाबाजी की, मतदारों ने जिनको नकारा था उनके साथ चले गए, ये हम बोल सकते हैं। एकेडमिकली वो सच भी है। लेकिन एक बात और भी है, अगर किसी भी तरीके से आप मुख्यमंत्री बन गए हो, आपने एनसीपी और कांग्रेस के साथ सरकार बनाई है, तो सबसे पहले कोई भी पॉलिटिशियन होता है, राजनेता होता है, उसका एक ही लक्ष्य होना चाहिए कि ज्यादा से ज्यादा मतदाता का विश्वास संपादन करे, ज्यादा से ज्यादा मतदाताओं का दिल जीत ले। और इसीलिए सरकार ऐसी चलाए कि ज्यादा से ज्यादा मतदाता आपके साथ हो जाए, आप पर खुश हो जाए। लेकिन उद्धव ठाकरे जितने लालची है उतने खुनशी भी है। बदले की भावना से वो जल्द प्रेरित हो जाते हैं। और इसलिए 2014 में जो गठबंधन भाजपा ने तोड़ा था, उसका बदला लेने के लिए मुख्यमंत्री होते ही इन्होंने काम शुरू कर दिया। 2019 के चुनाव के नतीजे आने के बाद इन्होंने बदले की राजनीति शुरू की, बाद में मुख्यमंत्री बने। सबसे बड़ी पार्टी होकर भी बीजेपी को अपोजिशन में बिठाया, खुद मुख्यमंत्री बन गए। और उसके लिए उनसे भी छोटी संख्या में जो कांग्रेस या एनसीपी जैसी पार्टियां थी, उनको अच्छे अच्छे मंत्री और मंत्रालय दे दिए, ज्यादा संख्या में मंत्रालय दे दिए। अपने पार्टी के एमएलए को कम से कम मंत्रालय ले लिए। इनको कुछ 11-12 मंत्रालय मिले थे, उसमें से भी 3 मंत्रालय इन्होंने इंडिपेंडेंट को दे दिए। और 56 एमएलए की पार्टी थी शिवसेना, लेकिन उनको सिर्फ कुछ 8 मंत्री बने उनके। उनमें एक तो इनका ही बेटा था, आदित्य ठाकरे। तो ये सब करने के बाद भी अगर उद्धव ठाकरे अच्छी सरकार चलाते तो जनता भूल जाती कि इन्होंने दगाबाजी की है। जनता मानती कि किसी भी तरीके से हो, मुख्यमंत्री बनने के बाद उद्धव ने अच्छा काम किया है। लेकिन ये इतने इनकी दिमाग में हवा चली गई थी कि अर्नब गोस्वामी जैसे संपादक को अरेस्ट करने निकले, उस पर झूठे मोटे केसेस डाल दिए, वसूली का कांड शुरू कर दिया गया। तो इससे ये खुद बदनाम हो गए। और एक बात बुरी थी कि ये मुख्यमंत्री बने और कोविड कोरोना आ गया, काम धंधा बंद हो गया, लोगों की बुरी हालत थी, लोग मर रहे थे, बिना दवाई के, बिना वैक्सीन के, बिना सुविधा के लोग मर रहे थे। और उद्धव ठाकरे अपना बदला लेने की कोशिश में लगे हुए थे। देवेंद्र फडणवीस को किस केस में डालकर अरेस्ट करना है, अर्नब गोस्वामी को अरेस्ट करना है,
उनको किसी की परवाह नहीं थी। मैं मुख्यमंत्री बन गया तो अभी जिंदगी भर मैं मुख्यमंत्री रहूंगा, और जो कोई मेरे खिलाफ बात भी करेगा, टीका टिप्पणी करेगा, आलोचना करेगा, उसको जेल में डाल दूंगा। इस ढंग की बदले की भावना से ये सरकार चलाते थे, इसलिए लोग खुश होने के बजाय इनसे दूर चले गए। और उसका परिणाम 4 साल बाद कल परसों के विधानसभा लोकसभा चुनाव में हमें दिखाई दिया। शिवसेना का जो कोर वोटर है, शिवसेना का जो बाला साहब के समय से 40-50 साल से जो वोटर बनता है, शिवसेना का जो वोट बैंक है, वो महाराष्ट्र में 16% से लेकर 20% तक हुआ करती थी। आज शिवसेना के दो फाड़ हो गए, एकनाथ शिंदे की शिवसेना और उद्धव ठाकरे की शिवसेना। अगर इनके पास लोगों की समसमान बंटवारा हो जाता तो मानो 20% से 10% एकनाथ शिंदे को और 10% उद्धव को मिलते, लेकिन वैसा हुआ नहीं। एकनाथ शिंदे को पिछली लोकसभा चुनाव में उद्धव से 2 सीटें कम मिली है, उनको 9 मिली, इनको 7 मिली है, लेकिन एकनाथ शिंदे का वोट प्रतिशत जो है, परसेंटेज है, वो 13% से ज्यादा है। यानी 16 से 20% वोट जो शिवसेना का कोर वोटर हुआ करता था, उसमें से 13% एकनाथ के साथ चले गए, तो बचे सिर्फ 7%। उद्धव को 16% या 17% लोकसभा में वोटिंग दिखाई दे रही है, उसमें से 6-7% उनका कोर वोटर है, लेकिन ज्यादा से ज्यादा 10-11% उनको जो मिला है वोट, वो शिवसेना का कोर वोटर नहीं है, वो लोकसभा में गठबंधन के कारण मिला है। उसमें मुस्लिम वोट बैंक भी समाविष्ट है। अगर विधानसभा में वो वोटर उद्धव के साथ नहीं रहा तो उद्धव की पार्टी उबाठा शिवसेना जो है, उसकी बहुत बुरी हालत होने वाली है। और एक तरफ ये मामला है, और दूसरी तरफ ये जब मुख्यमंत्री थे उस वक्त दो बड़े कांड हुए थे। एक दिशा सालियान और दूसरा सुशांत सिंह राजपूत। वो मामला अब उभर कर सामने आने लगा है। उसके साथ साथ देवेंद्र फडणवीस हो, गिरीश महाजन हो, ऐसे बीजेपी के जो नेता थे, उनको झूठे केस में लटकाने की जो कोशिश थी, वसूली का कांड चल रहा था, सचिन वाजे को पुलिस खाते में भर्ती करके जो वसूली कांड चलाया जा रहा था, वो सब मामले अब बोर्ड पर आ रहे, सामने आ रहे। और इस पर अगर कार्रवाई कर दी गई तो मातोश्री पर भी छापे डाले जा सकते हैं। आदित्य ठाकरे को अरेस्ट करने की बात चल रही है। हाई कोर्ट में आदित्य ठाकरे की दिशा सालियन मामले में चौकसी हो, इसके लिए एक याचिका है, उसकी तारीख सामने आ गई थी। तो इससे उद्धव ठाकरे बौखला गए। मुख्यमंत्री पद तो चला गया, 2 साल निकल गए, पार्टी टूट गई, पार्टी हाथ से निकल गई, और उनको अब कांग्रेस और शरद पवार पर निर्भर होना पड़ रहा है। इस कारण से उद्धव ठाकरे बौखला गए। और बौखला गए तो भाई आत्मचिंतन करना चाहिए कि क्या गलती हो गई कि पार्टी भी हाथ से निकल गई, सत्ता भी हाथ से निकल गई है, वोट बैंक भी हाथ से निकल गई है। 16 से 20% में से 6-7% कोर वोटर बचा है। तो क्यों गया है, कहां गलती हो गई, वो ढूंढकर अगर सुधरने की कोशिश करे तो कोई पार्टी या कोई राजनेता अपनी अगली भविष्य में उभर सकता है, संवर सकता है। लेकिन उद्धव ठाकरे का दिमाग जो है, वो बदले से इतना फूला हुआ है कि वो बौखला गए। हर बात में उनको देवेंद्र फडणवीस अपना दुश्मन लगने लगा है। और अब वो तो गाली गलौज तक उतर आए। हर दिन जब मुंह खोलते हैं तो फडणवीस को गालियां दे देते। उनका जो मुखपत्र है सामना, उसमें गालियां होती है। और कल परसों तो उन्होंने एक घोषणा कर दी, महाराष्ट्र में या तो फडणवीस बचेगा या तो उद्धव बचेगा।
ये भाषा होती है राजनीति में। राजनीति में कहा जाता है कि कितने भी एक दूसरे के विरोधी हो, एक दूसरे के दुश्मन नहीं होते। मतभेद जरूर होते हैं लेकिन मनभेद नहीं होते। कोई दुश्मन नहीं होता, हाँ प्रतिस्पर्धी होता है। लेकिन उद्धव ठाकरे ये लक्ष्मण रेखा भी भूल गए हैं, क्योंकि वो बौखला गए। मैं शेर हूं, मैं शेर हूं करके हर दिन दहाड़ते रहते, ये भूल गए कि जो शेर होता है वो हर दिन दहाड़ता नहीं, हर समय दहाड़ता नहीं। और विशेष करके जब उसको किसी की शिकार करनी होती है तो वो दहाड़ता बिल्कुल ही नहीं, दबे पाव चलता है, पाव का भी आवाज नहीं आना चाहिए, ये सोचकर दबे पाव शेर चलता है। और जितना हो सके अपनी शिकार के नजदीक जाने की कोशिश करता है, अपने शिकार को बेसावध रखना चाहता है। लेकिन ये है कि मैं शिकार करूंगा, मैं शिकार करूंगा करके हर दिन दहाड़ते हैं, तो शिकार हो सकती है क्या? उल्टे जिसकी शिकार करने निकले हो उसे पता चलता है कि आप कहाँ हो, आपसे बचना है तो क्या करना चाहिए। और उल्टी बात हो जाती है, शिकार करने निकलते हैं और खुद शिकार हो जाते हैं। देवेंद्र फडणवीस को सबक सिखाने के लिए अपोजिशन में बिठा दिया, उनसे दगाबाजी की, खुद मुख्यमंत्री बन गए। और आज क्या है, सत्ता के बाहर फेंके गए। जो स्वाभिमान से पार्टी चलाते थे इनके पिताजी, वो पार्टी शरद पवार के सामने एक बौनी पार्टी हो गई है, लाचार पार्टी हो गई है। शरद पवार के कंधे पर भार डालकर इनको चलना पड़ रहा है। ये शरद पवार के लिए बोझ बन गए, कांग्रेस के लिए बोझ बन गए। लोकसभा में उनको जरूरत थी, उन्होंने संभाल लिया। लेकिन जब उनकी ताकत बढ़ी है तो उद्धव ठाकरे अच्छी तरीके से जानते अच्छी तरीके से जानते हैं कि लोकसभा में एनसीपी या कांग्रेस को उबाठा शिवसेना की मदद जितनी चाहिए थी उतनी अभी रही नहीं। कांग्रेस तो फिर से बड़ी पार्टी बन गई है, उबाठा शिवसेना से बड़ी पार्टी बन गई है। एनसीपी भी 10 सीटें लड़ाकर 8 सीटें लाती है, तो उद्धव से एक सीट सिर्फ कम है। तो उद्धव और शरद पवार का जो गुट है वो लेवल हो गए। तो आज कांग्रेस या एनसीपी शरद पवार गुट को उद्धव ठाकरे की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर फिर से अपने पांव पर खड़ा होना है तो उद्धव ठाकरे को बीजेपी के सहारे की जरूरत है। 2009 में राज ठाकरे शिवसेना से अलग हो गए, उन्होंने मनसे नाम की महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना नाम की अलग पार्टी बनाई। उस पार्टी ने उद्धव ठाकरे के नेतृत्व वाली अखंड शिवसेना, बाला साहब जिंदा थे उस वक्त, पूरी जमीन दोस्त कर दी थी। मुंबई ठाणे जैसे अपने गढ़ में शिवसेना का एक भी एमपी चुनकर आना मुश्किल हो गया था। ठाणा और मुंबई में मिलकर 10 एमपी चुने जाते हैं, उसमें बीजेपी और शिवसेना का सिर्फ एक एमपी चुनकर आया था कल्याण में। इतनी इनकी साफ सफाई हो गई थी। राज ठाकरे अलग हट गए तो, और उससे उभरने के लिए 2014 तक इनको रुकना पड़ा, मोदी के करिश्मे का सहारा लेना पड़ा। तो लोकसभा में 18 के आंकड़े तक पहुंच गए, आज 9 तक आ गए शरद पवार का सहारा लेकर और पार्टी टूटने के बाद। तो विधानसभा में चुनाव के नतीजे आएंगे, तब उद्धव ठाकरे की पार्टी 2 या 3 नंबर से नीचे चौथे, पांचवे, छठे नंबर तक चली जाएगी। ये डर उद्धव ठाकरे को सता रहा है। और उसी के साथ साथ अगर देवेंद्र फडणवीस इसी ढंग से चालाक राजनीति करते रहे तो शायद महाराष्ट्र की राजनीति में शिवसेना छठे नंबर पर चली जाएगी। और अगर छठे नंबर पर चली जाती है
तो उनको कानून कानून के शिकंजे से बचाने वाला और कोई नहीं है। ना शरद पवार बचा सकते, ना कांग्रेस बचा सकती है। बचाएगी तो बीजेपी, बचाएगी तो मोदी, ये भी जानते हैं। इसलिए और गुस्सा आता है, जिनके साथ दगाबाजी की है उनके सामने ही कई हाथ फैलाने की, झोली फैलाने की जरूरत ना पड़े। इससे उद्धव ठाकरे बौखला गए, बौखला गए। और जितनी गालियां ढूंढ ढूंढ कर, चुन चुन कर लाते हैं, और देवेंद्र फडणवीस के बारे में दिन रात गलियाते रहते हैं। दिमाग चल गया, दिमाग बिगड़ गया, मानसिक संतुलन ढल गया। क्योंकि बात साफ है कि जिन पर भरोसा डालकर देवेंद्र फडणवीस से दगाबाजी की थी, उन पर अब आगे आगे की राजनीति के लिए भरोसा नहीं रख सकते। ये जान गए कि कांग्रेस एनसीपी तो इनको कीमत देने वाली नहीं है। लाचार या गुलाम बनाकर ही एनसीपी और कांग्रेस इनका इस्तेमाल करेगी, और जनता में सहानुभूति बची नहीं है। तो बचाने वाला सिर्फ एक है, जिसने नीतीश को 2 बार बचाया, जिसने चंद्रबाबू नायडू को 2 बार बचाया, वो बीजेपी, वो मोदी या देवेंद्र फडणवीस ही उद्धव ठाकरे को बचा सकते हैं। इसकी जो समझ है वही उद्धव ठाकरे के लिए डर बन गई है, और उद्धव ठाकरे बौखला गए। दोस्तों, अगर ये वीडियो पसंद है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।